everyone, this is Mamta Samria Khandelwal and you're watching MSK Chemistry। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम शुरू करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, न्यू चैप्टर। तो सबसे पहले हम कार्बन के बारे में ही समझ लेते हैं कि ये कार्बन आखिर है क्या, उसके बाद हम इस एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। तो कार्बन जो है, द नेम कार्बन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कार्बो, और कार्बो का मतलब होता है कोल, ठीक है। और कार्बन एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, इसका सिंबल सी होता है, कैपिटल सी। एटॉमिक नंबर होता है 6, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। इसका एटॉमिक मास, जनरली एटॉमिक मास हम इसका 12 लेते हैं, वैसे इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं और 3 आइसोटोप्स में ज़्यादातर कार्बन का जो मास होता है वो 12 होता है, कुछ का 13 होता है और बहुत कम का 14 होता है। आप जानते हैं ना, C14 को हम यूज़ करते हैं कार्बन डेटिंग में। कार्बन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2-4, K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, क्योंकि ये देखिए इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसकी वैलेंसी होती है 4। पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन देख लेते हैं। इसका जो ग्रुप है वो ग्रुप नंबर 14 है और जो पीरियड है वो सेकंड है। अगली स्लाइड में भी हम इसको देखते हैं। एंड इट बिलोंग्स टू पी ब्लॉक। ये देखिए पीरियोडिक टेबल में कार्बन की पोजीशन, ग्रुप नंबर 14 एंड पीरियड नंबर 2, ठीक है। और ये किस कैटेगरी के, ये है पी ब्लॉक्स। अभी एक्टिविटी 4.1 को अगर हम देखें, थिंग्स मेड ऑफ मेटल, जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, तो क्या है हमारे घर में जो बर्तन होते हैं, है ना, लोहे का तवा है, उस पर हम रोटी सेकते हैं, एल्यूमिनियम के कंटेनर्स में खाना पकाते हैं हम। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मेटल से बनी हुई है। वायर्स होते हैं जिनमें कॉपर वायर होते हैं। जो ज्वेलरी है वो मेटल की होती है। ग्लास आप जानते हैं, हमारे घर में जो क्रॉकरी है हमारे घर में, वो ग्लास तो बहुत जगह यूज़ होता है। क्ले जो अर्थन पॉट होता है जिसमें हम पानी रख के पीते हैं, वो सब। अब ये बात आती है अदर्स की। ये अदर्स क्या है? तो अदर्स है हमारे फूड स्टफ्स, क्लोथ्स, मेडिसिन, फ्यूल्स एंड वुडन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इस चैप्टर को आगे मूव करने से पहले हमें कार्बन के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझना पड़ेगा। अगर आपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2014 से 2022 तक नहीं देखिए तो जरूर देखिए। लेक्चर नंबर 107 एंड 108 में मैंने 2014 से लेके 2022 तक के सारे क्वेश्चंस विद आंसर्स अपलोड किए हैं। इसी तरीके से लेक्चर 97 में हमने एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के 2014 से लेके 2022 तक के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन अपलोड किए हैं। तो ये वीडियो देखना तो बनता है और साथ में लाइक भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो कार्बन क्या है? ये एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट है। क्यों है नॉन मेटेलिक? कोई इसमें लक्षण नहीं है। हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में डिटेल में हमने इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया है, इसलिए हम डिटेल में नहीं जाएंगे। नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स क्या होते हैं और मेटेलिक क्या होते हैं, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोज़ जरूर देखिए। अब देखिए, ये नेचर में हमें अवेलेबल होता है किस तरीके से? फ्री स्टेट में भी मिलता है और कॉम्बाइंड स्टेट में भी मिलता है। फ्री स्टेट में किस फॉर्म में मिलता है हमें? ये डायमंड और ग्रेफाइट। मतलब डायमंड और ग्रेफाइट में सिर्फ क्या होते हैं? कार्बन। बहुत सारे कार्बन एटम्स मिलके डायमंड भी बना सकते हैं, बहुत सारे कार्बन एटम्स मिलके ग्रेफाइट भी बना सकते हैं। और ग्रेफाइट तो आपने देखा ही होगा बच्चों की पेंसिल में, है ना। इसके अलावा जो सेल होते हैं हमारे घर में, सेल्स को कभी तोड़ के देखिए, उसके अंदर आपको ग्रेफाइट की ग्रे कलर की एक रॉड निकलेगी, तो वो ग्रेफाइट होता है, ठीक है। कॉम्बाइंड स्टेट की बात करते हैं तो देखिए कार्बोनेट्स फॉर्म में, जैसे कि जिंक कार्बोनेट हो गया, मतलब जितने भी मेटल कार्बोनेट्स हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन है, ये कॉम्बाइंड फॉर्म में यहाँ पे। और कोल, पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल्स, नेचुरल फाइबर, सेलुलोज वगैरह, उन सब में हमें किसे मिलता है? नेचर में ये कॉम्बाइंड फॉर्म में। मतलब नेचर में ये हमें फ्री स्टेट में भी मिलता है और कॉम्बाइंड स्टेट में भी मिलता है। अब एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर में कार्बन किस फॉर्म में मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में। और एटमॉस्फेयर में इसकी प्रेजेंस कितनी होती है? 0.03%, बहुत कम होती है, ठीक है। अब एलाट्रॉपिक फॉर्म्स की बात कर लेते हैं कार्बन की। तो सबसे पहले तो बात ये कि एलाट्रॉप्स क्या होते हैं। तो एक ही एलिमेंट के जो डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स होती हैं, उसकी जो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स, अब फिजिकल फॉर्म्स का मतलब बोले तो वो दिखने में कैसा है, ठीक है, और उसका अपीयरेंस कैसा है, वो हीट कंडक्ट करता है या नहीं करता है, ये सब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस करते हैं। तो ये जो सेम एलिमेंट के जो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं एलाट्रॉप्स, ठीक है। तो कार्बन के जब एलाट्रॉप्स की बात करते हैं तो इसके क्रिस्टलाइन एलाट्रॉप्स भी होते हैं और नॉन क्रिस्टलाइन एलाट्रॉप्स भी होते हैं। तो जो क्रिस्टलाइन एलाट्रॉप्स, अब पहले तो ये टर्म समझ लेते हैं कि ये क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है
जब कार्बन एटम्स एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं। आई अब रिपीट माई वर्ड्स। क्रिस्टलाइन फॉर्म का मतलब होता है जब कार्बन एटम्स एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होके जिस क्रिस्टल को बनाते हैं तो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म कहलाता है, मतलब वो एक पैटर्न फॉलो करते हैं। तो इसमें ग्रेफाइट, डायमंड और फलरीन्स, ये क्या है? क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं, ग्रेफाइट, डायमंड एंड फलरीन्स। अब नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स की बात करते हैं। तो नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इज नॉट रेगुलर, मतलब रैंडमली होते हैं, वो कोई एक रेगुलर पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं, तो उनको हम नॉन क्रिस्टलाइन भी कहते हैं और एमार्फस फॉर्म भी कहते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल आता है कोल, चारकोल और कोक। एक फॉसिल फ्यूल है और ये पीट, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट और बिट्यूमिनस, ये 4 फॉर्म है कोल के, ठीक है। अच्छा, ये जो चारकोल होता है, चारकोल कहाँ से मिलता है हमें? जैसे हम लकड़ी जलाते हैं तो जो बच जाता है वो चारकोल होता है। इसी तरीके से जो एनिमल्स होते हैं, उन एनिमल्स की बोन्स और होन्स, इन सब से हमें क्या मिलता है? एनिमल चारकोल मिलता है। तो मतलब चारकोल 2 तरीके का होता है, एक तो प्लांट वाला चारकोल होता है जो कि वुड से बनता है, वुड की बर्निंग से, और दूसरा होता है एनिमल चारकोल। तो ये 2 तरीके के होते हैं। तो देखो बच्चों, चारकोल और कोल में फ़र्क है, ठीक है। अब बात करते कोक की। ये कोक क्या है? तो जब कोल में से, कौन सा कोल? ये वाला कोल। इस कोल के अंदर क्या होती है? गैसेज होती है। व्हेन कोल गैसेज इज टेकन अवे फ्रॉम कोल इट इज कॉल्ड कोक। तो ये जो तीनों फॉर्म क्या है, कोल, चारकोल और कोक, ये कार्बन के अमार्फस और नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो ये हम कार्बन के बारे में ये सारी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करें, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन के बारे में एडिशनल नॉलेज तो बनता है। अब बात करते हैं कार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो जैसे इसका नाम देखिए, हाइड्रो प्लस कार्बन, तो मतलब हाइड्रोजन प्लस कार्बन। तो जब व्हेन कार्बन इज कॉम्बाइंड विद हाइड्रोजन इट फॉर्म्स हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स आप जाते हैं सैचुरेटेड भी होते हैं और अनसैचुरेटेड भी होते हैं, इनको भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। अब बच्चों का सवाल होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं। तो देखिए, जनरली पहले ये कहा जाता था, पहले की बात कर रही हूँ मैं, आज की बात नहीं कर रही हूँ, पहले ये कहा जाता था कि कंपाउंड ऑब्टेन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली, पहले ये कहा जाता था, ठीक है। तो लेकिन आज की डेट में क्या है? आज की डेट में हमने क्या किया है, ये बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनको हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स से भी बना लिया है। इसलिए ये वाली जो डेफिनेशन है ये मैंडेटरीली लागू नहीं होती है, ठीक है। अब बात आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप देखोगे कि जो बड़ी क्लासेस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग अलग पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज रेफर्ड टू एज द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। यही तो हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो जो कार्बन कंपाउंड्स जिसमें पढ़े जाते हैं जिस केमिस्ट्री में, वो क्या कहलाती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। So organic chemistry is referred to as chemistry of carbon compounds as all organic compounds contain carbon, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो डीएनए और आरएनए में क्या, इनमें भी कार्बन होता है? बिल्कुल होता है। कार्बन इज द मेन एलिमेंट। कार्बन को हम वर्सेटाइल एलिमेंट कहते हैं। इसके मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स अवेलेबल हैं जो ऑन रिकॉर्ड हैं। सो कार्बन इज द मेन एलिमेंट इवन इन सेल्यूलर डीए and RNA that transfer hereditary characteristics from one generation to the next। मतलब DNA, RNA इनमें भी कार्बन होता है। Compounds obtained from minerals are called inorganic compound, जिनको हम किस में स्टडी करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। And the compounds obtained directly or indirectly from plant and animals are called organic compounds generally। बाकी आज के टाइम पे तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी बना सकते हैं। होलर एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने यूरिया कंपाउंड को अमोनियम साइनेट से लेबोरेटरी में बना दिया था। तो उन्होंने ये रूल ब्रेक किया था कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा नहीं है कि जो हमें सिर्फ नेचर से, यानी कि मतलब सिर्फ प्लांट्स या एनिमल से ही मिलते हैं, उन्हें हम लेबोरेटरी में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। वो देखिए, फूड स्टफ्स, क्लोथ्स, मेडिसिन, फ्यूल्स, वुडन ऑब्जेक्ट्स, ये सब हमारी डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं और इन सभी में कार्बन होता है। अब इन्होंने बताया, कैन यू थिंक ऑफ अ मेथड टू टेस्ट दिस?
और ये सब किससे बने होते हैं, तो ये सब कार्बन से बने होते हैं, ठीक है। अब ये व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट इफ अ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन इज बर्न्ड। तो जब कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग कंपाउंड को बर्न किया जाता है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं और साथ में वाटर बनता है, और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एसेंशियली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, मतलब उसमें बहुत सारी हीट रिलीज होती है। अब इसका हम क्या कोई टेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर में पास कीजिए, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो इसके अलावा जो ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड, अभी अभी हमने डिस्कस किया था ना कि हमारी डीएनए आरएनए तक में कार्बन होता है ना। इसके बाद ये इन्होंने लिखा है द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड इन द एटमोस्फेयर इज क्वाइट मीगर। मीगर का मतलब होता है बहुत कम। बिल्कुल हम इस बात से सहमत हैं। ये देखिए अर्थ जो क्रस्ट है हमारी उसमें ओनली 0.2% कार्बन होता है, और किस फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स जैसे कि आप जानते हैं कार्बोनेट मिनरल्स, बाइकार्बोनेट मिनरल्स, इनके फॉर्म में वो ज़्यादातर होता है, ठीक है। और जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें देखिए कार्बन CO2 के फॉर्म में रहता है, और वो कितना है, अप्रोक्सीमेटली 0.03%। मतलब कि अर्थ क्रस्ट और एटमॉस्फेयर दोनों में ही जो कार्बन का जो परसेंटेज है इट इज मीगर। मीगर का मतलब होता है बहुत ही कम। लेकिन फिर हम इस कार्बन को स्टडी क्यों कर रहे हैं इतना, क्योंकि भाई ये कम मिलने के बाद भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑल द स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन इज अवेलेबल इन द नेचर बट इट्स इम्पोर्टेंस इज एक्सट्रीमली ग्रेट। मतलब ये कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन सीम्स टू बी इमेंस। इमेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, टू ग्रेट एक्सटेंट। ये बहुत ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इंपॉर्टेंट क्यों नहीं होगा भाई, ये देखिए फूड स्टफ, क्लोथ्स, मेडिसिन, फ्यूल्स, वुडन ऑब्जेक्ट, सारे जो हमारी डे टू डे लाइफ में जो हम यूज़ करते हैं वो सब में कार्बन होता है। अब बात करते हैं कि कार्बन की बॉन्डिंग के बारे में। तो पिछले चैप्टर में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में हम कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। अब सवाल ये उठता है कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है और कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड्स में हमने देखा था कि उनके जो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं किस स्टेट में, या तो मॉल्टन स्टेट में या इन सॉल्यूशन के फॉर्म में। दो ही कंडीशन में वो करते हैं। जब वो एकदम सॉलिड स्टेट में होते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, आपको उनको या तो मॉल्टन फॉर्म में लाना पड़ेगा यानी कि पिघलाना पड़ेगा, या फिर उनको पानी में घोलना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। लेकिन जो हमारे कार्बन तो आप जानते हैं ये तो नॉन मेटल है, तो ये तो ना तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ग्रेफाइट करता है भाई, वो अपवाद है। क्वेश्चन ये होता है कि ये जो आयनिक कंपाउंड्स का बॉन्डिंग का नेचर तो हम जानते हैं, लेकिन जो कार्बन के जो कंपाउंड है, मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कंडक्ट करता है। ग्रेफाइट के तो रॉड्स भी हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल में यूज़ किए जाते हैं ये सब, ठीक है। तो पहली चीज़ तो हमने क्या देखी, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कार्बन के कंपाउंड। दूसरी चीज़ आप देखिए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सम कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, तो ये देखिए कितने कम हैं, ठीक है। जबकि हमने आयोनिक कंपाउंड में देखे थे 600 डिग्री सेंट 600 केल्विन, इवन कैल्शियम ऑक्साइड का तो 2000 की रेंज में होता है। तो जो आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं, जबकि ये देखिए आप कार्बन के कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दिख दिया कि इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। अब इसका कारण क्या है ये भी ढूंढना पड़ेगा। तो हम क्या देखते हैं कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, सो लेस एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द फोर्स ऑफ बाइंडिंग। तो इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट करते हैं, क्योंकि बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स डजंट गिव राइज टू एनी आयंस, है ना, एज कंपाउंड्स आर लार्जली नॉन कंडक्टर्स। तो ये जो इनके जो कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के वो नॉन कंडक्टर होते हैं, और क्योंकि ये आयंस प्रोवाइड नहीं कराते हैं इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट
नहीं करते हैं। अब तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि वी कैन कंक्लूड दैट द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना, एंड दीज कंपाउंड्स आर लार्जली नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि इनकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं कार्बन के कंपाउंड्स में। लेट अस नाउ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। तो अब हम किसको डिस्कस करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड को। तो कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस करने के लिए हमें कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये कितना होता है, 6 के और एल। के शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब देखिए जो कार्बन है, ये देखिए ये कार्बन है, इसके के शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल शेल में है 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है बाय द शेयरिंग। पर पहले हम देख लेते हैं कि ये आयोनिक बॉन्ड बनाता क्यों नहीं है, मतलब ये आयंस के फॉर्म में क्यों नहीं आता है। मतलब जैसे आपने देखा ना कि सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na पॉजिटिव बना लेता है। जैसे देखिए सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na पॉजिटिव प्लस ये ऐसे बनाता है। और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसा हो जाता है, नियोन के जैसा। क्यों, क्योंकि नियोन का ऑक्टेट कंप्लीट है। जितनी भी इनर्ट गैसें हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, इन सब के क्या होते हैं, हीलियम का तो ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नियोन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आर्गन के वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये सब क्या है, नॉन रिएक्टिव गैस है। इसलिए इनका जो मोटो होता है बॉन्डिंग में वो ये होता है कि हम इनके जैसा बने, मतलब उनके वैलेंस शेल में उतने इलेक्ट्रॉन हो जाए जो उनकी नियरेस्ट नोबल गैस या इनर्ट गैस में है। ठीक है, तो अब देखिए कार्बन का C-4 एनायन बनाने में और C+4 कैटायन बनाने में प्रॉब्लम क्या है। जैसे कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। ठीक है, अब अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके, 4। ये देखिए वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है 4। अब अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो सोचिए सिचुएशन कैसी बनेगी, 1 2 3 4। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास, अब 10। और न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं, ओनली 6। अब आप बताइए बेचारी ये 6 प्रोटॉन और ये इतने सारे 10 इलेक्ट्रॉन, कैसे ये उनको पुल करेगा, कैसे उनको ये होल्ड करेगा। ये तो बेचारे इतने कम हैं और ये ज़्यादा हो गए। इसके अलावा ये देखिए ये माशा जी, इन सब में रिपल्शन होगा, ये लड़ेंगे आपस में। क्यों लड़ेंगे, क्योंकि साइज छोटा है। आप देखिए कार्बन का जो साइज छोटा है इसलिए इनके बीच में रिपल्शन होगा। और ये रिपल्शन होने की वजह से जो C+4 बनाने की जो टेंडेंसी है कार्बन की वो बहुत कम हो जाएगी। वो कहेगा नहीं नहीं भाई बहुत मुश्किल हो रहा है 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना, मैं अनस्टेबल हो रहा हूँ। ठीक है, तो वो अनस्टेबल होता है इसलिए वो मना कर देता है, नहीं मैं 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता। अच्छा, अब 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने में क्या प्रॉब्लम है, मान लीजिए ये चारों इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देता है, ये यहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या सीन बनेगा, अब सीन बनेगा कुछ ऐसा, ये सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। अब सोचिए प्रोटॉन कितने, 6, इलेक्ट्रॉन कितने, सिर्फ 2। अच्छा, तो कैसे संभव है बताइए। एटम की स्टेबिलिटी कब होती है, जब उसमें ऑलमोस्ट इक्वल नंबर में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर ये गैप ज़्यादा बढ़ता है तो एटम अनस्टेबल हो जाता है। अब सोचिए ये 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या हो गया, अब इसके पास हो गए टोटल 5 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन अब एक और इलेक्ट्रॉन अगर निकालना पड़ा तो सोचिए ये जो 6 प्रोटॉन है ये इनको खींच के रखेंगे अच्छे से अपनी ओर, बोलेंगे हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तब C+4 बनेगा। मतलब ये भी एक प्रैक्टिकल कंडीशन नहीं है। कार्बन को बॉन्ड बनाना है और उसको C+4 और C-4 बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो वो कहेगा भाई इस ऐसे नहीं चलेगा काम, ऐसे हम बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। तो फिर बोला कहीं और रास्ता बताओ। तो वो और रास्ता क्या बनता है, वो और रास्ता बनता है ये देखिए इस तरीके से। कार्बन क्या करता है, वो बोलता है कि भाई मैं अपने जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं
इनको शेयरिंग में डाल दूंगा किसी के साथ। अब देखिए, जैसे हाइड्रोजन है, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। ठीक है, अब ये क्या करेगा, 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। ये हाइड्रोजन देखिए, जैसे ये है कंडीशन कुछ इस तरीके से है, तो ये एक हाइड्रोजन आएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेके, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन आएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेके, ये वाला हाइड्रोजन आएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेके, और यहाँ पे भी। अब देखिए क्या हुआ, इस तरीके से बॉन्ड बनने में, ये देखिए इस तरीके से जब बॉन्ड बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, इसके चारों देखिए 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है, तो ये दोनों क्या है, हैप्पी। तो ये देखिए, ये जो बॉन्ड्स हैं ये क्या हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स। तो कार्बन क्या करता है, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है अदर एटम्स के साथ, जैसे कि ये मीथेन का हमने एग्जाम्पल देखा। ठीक है, सिर्फ कार्बन ही नहीं, बाकी के एलिमेंट्स भी, जैसे H2O की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, और जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उस पे दोनों एलिमेंट्स का जो बॉन्ड बना रहे हैं इक्वल पोजीशन होता है। मतलब ये लेके आया 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेके आया, तो जैसे ये छोटे वाले हाइड्रोजन है, तो ये लेके तो आता है जैसे 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये लेके आता है अपना 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब इनका पोजीशन इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे है। इसी तरीके से यही कंडीशन किस पे लागू होती है, कार्बन पे भी। तो इस तरीके से बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दे कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो यहाँ पे स्लाइड में मैंने आपको लिख दिया है कि अगर क्वेश्चन आता है कि कार्बन C+4 और C-4 क्यों नहीं बना पाता है, तो एक्सप्लेन तो मैंने कर दिया, ब्रीफ में आप ये पॉइंट्स लिख दीजिएगा। यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ C+4, 4 इलेक्ट्रॉन निकालने भाई। अब जो C+4 जो बनता है, मान लीजिए बन भी गया, इट इज़ हाईली अनस्टेबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 6 प्रोटोन एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से C-4 में क्या दिक्कत है, अब C-4 क्यों बनाना जाता है, नियॉन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए, और इस कंडीशन में हीलियम जैसा। अब यहाँ पे भी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ C-4, ठीक है। इसी तरीके से अगर C-4 बन भी गया तो इट इज़ डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स विद 6 प्रोटॉन्स, इसलिए क्या होता है, ये दोनों नहीं बनते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कार्बन अपने वैलेंस शेल के शेयर करता है और कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का बनना इन्होंने दिखाया, तो ये देखिए ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों ने ये शेयरिंग में डाल दिया, अपना शेयरिंग में डाल दिया, और क्या बन गया, ये देखिए एक बॉन्ड बन गया। अब इसको डिनोट आप कैसे करेंगे, इस तरीके से सिंगल लाइन से, जैसे देखिए यहाँ डिनोट किया गया है इस तरीके से, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया। उसी तरीके से अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 6। तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसको क्या करने हैं, अपने इलेक्ट्रॉन टोटल कितने बनाने हैं, 8 बनाने हैं, इस वाले को भी 8 बनाने हैं। तो क्या करते हैं, ये अपने ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे मान लीजिए इसने ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन और इसने अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डाल दिए, ये देखिए यहाँ पे। तो अब देखिए इस वाले ऑक्सीजन को कितने मिल गए, 8 इलेक्ट्रॉन, और इस वाले ऑक्सीजन को भी कितने मिल गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से दोनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये बहुत आसान है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना। अब देखिए क्योंकि इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने शेयर किए, इसलिए जो ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर कैसा बनता है, ये O डबल बॉन्ड O, मतलब ये कैसा रहेगा, अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम के बीच में डबल बॉन्ड बनता है। अगर आप नाइट्रोजन की बात करेंगे तो उनमें ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी होगी। अब जैसे यहाँ पे हम इसकी बात करते हैं इथीन, इथीन को, इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, ये देखिए यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बन रहा है, और ये यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। एक कार्बन एटम यहाँ पे देखिए, ये कार्बन एटम और ये कार्बन एटम, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इन्होंने अपने यहाँ पे डाल दिए, यूज़ कर लीजिए कार्बन ने। अब बचे इस 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। इसी तरीके से इस कार्बन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अपना कंज्यूम किया है। तो कार्बन ने इस तरह से अपने ये 4 इलेक्ट्रॉन 2 3 और 4 यूज़ किए हैं, और इस तरीके से इन्होंने बॉन्ड बनाए हैं। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, 4 बॉन्ड बनाए,
ये सिंगल सिंगल बॉन्ड, इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और यहाँ बीच में बनाए इन्होंने डबल बॉन्ड जो कि है ये, ठीक है। इसी तरीके से एसिटिलीन जो कि क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको बोलते हैं हम एसिटिलीन, और ये है इथीन। तो एसिटिलीन का स्ट्रक्चर ये है, तो देख सकते हैं कार्बन के बीच में कितने हैं, यहाँ पे 3 बॉन्ड है, तो 1 2 3, तो ये कार्बन ने 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज़ कर लिए और 1 इलेक्ट्रॉन इसने अपना यहाँ पे यूज़ किया है, ये देखिए हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में। तो इस तरीके से कार्बन ने अपने चारों इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लिए और बॉन्ड किस तरीके से बन गया, इस तरीके से, ओके। तो ये क्या है, इथाइन या एसिटिलीन। अगर हम वाटर की बात करें तो ये देखिए, ये 1 2 3 4 और ये 5 6, ये ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से इसने ये 1 और 1 हाइड्रोजन के साथ शेयर किया है, और इससे क्या हुआ, ये देखिए हाइड्रोजन का डिप्लेट कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है, ये देखिए ऑक्सीजन का ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, अब आपके एक दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि भाई ये जो ऑक्सीजन H2O जब हम लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो ये तो भाई बॉन्ड में यूज़ हो गए 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, और ये 4 बच गए, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जो इनका जो पेयर होता है 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर, उसे हम कहते हैं लॉन पेयर। अगेन मैं रिपीट करती हूँ, इनको क्या कहते हैं, जो इस तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन बच गए इनको कहते हैं हम नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, और 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर कहलाता है लॉन पेयर। तो मतलब वाटर में कितने लॉन पेयर हैं, 2 लॉन पेयर्स हैं। तो ये O2 मॉलिक्यूल का बनना तो हम एक्सप्लेन कर ही चुके हैं, ऑक्सीजन में इस तरीके से ये डबल बॉन्ड होता है, और यहाँ पे ये देखिए नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ऑक्सीजन के हर एक एटम के पास कितने लॉन पेयर हैं, 2 लॉन पेयर इस ऑक्सीजन के पास है और 2 लॉन पेयर इस ऑक्सीजन के पास है। इसी तरीके से नाइट्रोजन का बनना हम बता सकते हैं। देखिए नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके पास होते हैं 2 और 5, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, ये देखिए, ये यहाँ पे ये 3 और ये 2 5, इसी तरीके इसके पास भी 3 और ये 2 5, कितने चाहिए इनको, 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये क्या करते हैं 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डाल देते हैं। इस तरीके से देखिए दोनों का, इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया, और बॉन्ड किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से N ट्रिपल बॉन्ड N, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, लॉन पेयर। 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स और 1 लॉन पेयर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, इनमें जो बॉन्डिंग होती है वो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से होती है, और इस वजह से क्या होता है, जो इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो कैसे होते हैं, लो होते हैं। एंड सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज्ड पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड, सच कोवलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पूर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें जवाब मिल गया कि इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होते हैं, इसके अलावा ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करते हैं।